स्वागत है आपका एसएच क्लासेज में। जैसे कि आपको पता होगा ये जो क्लास चल रहा है आपका सक्षमता परीक्षा का क्लास चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो भी बिहार एससीईआरटी का बुक्स है उसका मैं आपको समरी करा दे रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता होगा 26 जनवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले आपका एक अच्छे तरह से आपका सब्जेक्ट पर यहाँ पे पकड़ बन जाए, इसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से आपको सारा चीज़ें जो इसमें दिया गया है मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। जैसा कि पता होगा क्लास 6 में जो भी बिहार एससीईआरटी का बुक्स है इसमें अगर के देखिएगा टोटल चैप्टर नंबर ऑफ चैप्टर 14 चैप्टर दिया गया है। तो अब जो प्रीवियस क्लास थे आपका 10 तक यहाँ पे कंप्लीट मैंने करा दिए थे, और बाकी हुए जो भी यहाँ पे चैप्टर्स वो बचे हुए हैं 4 चैप्टर्स मैं आज इस वीडियो में क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर के पिछला वीडियो अगर के आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, ताकि आपको पूरी कंप्लीट यहाँ पे जानकारी मिल पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना जो भी आज का जो चैप्टर है। तो चैप्टर 11 में जैसे ही आइएगा यहाँ पे उसका नाम है सुदूर प्रदेशों सुदूर प्रदेशों से संपर्क, यानी कि जो भारत का जो उस समय का दौर था, जो दूर के देश थे प्रदेश थे उससे किस तरीक़े से संपर्क में रहते थे लोग, इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है। इसमें मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश के स्थापना हुआ था। मैंने कल का क्लास में आपको बताया था जो मौर्य साम्राज्य था वो नंद वंश के जो अंतिम राजा थे घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की यहाँ पे स्थापना किया था। और मौर्य साम्राज्य के बाद में जो यहाँ पे जो वंश आता है वो आता है शुंग वंश। आपका शुंग वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। यही जो पुष्यमित्र शुंग था वो मौर्य साम्राज्य का ही सबसे जो वहाँ पर मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था बृहद्रथ का ये सेनापति था, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। मौर्य वंश का सबसे अंतिम राजा बृहद्रथ था, और उसके बाद जो वहाँ पे मतलब वंश का स्थापना हुआ वो हुआ आपका शुंग वंश, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा जो भी लोग आप लोग में यहाँ पे बिहार में सक्षमता परीक्षा का तैयारी कर रहा है और चाहता है कि उसके लिए कुछ अपना एक स्टडी मटेरियल मिल जाए, ताकि कम समय में, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे 30 दिन से भी कम समय आप लोगों के पास बचा है, तो 30 दिन से कम समय में आप एक बेहतरीन तैयारी के लिए आपको मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ BACB सक्षमता स्टडी किट। जैसे कि आपको बताया गया है BACB के द्वारा कि जो सक्षमता का परीक्षा होने वाला है उसका जो सिलेबस होने वाला है ना वो BPSC पर आधारित यहाँ पे सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैं एक कंप्लीट यहाँ पे स्टडी किट आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ कि जिसमें बिहार SCERT और NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का चैप्टर वाइज समरी मिल जाएंगे, ताकि आप जब एग्जाम में जाइएगा तो सवाल यहीं से मिलेंगे। जैसे ही अगर कि आप TRE 1 और TRE 2 का जब एनालिसिस कीजिएगा तो बहुत सारा सवाल यहाँ से पूछा गया था। तो ये एक बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा मौका होगा, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का और यहाँ पे सिविक्स का और साइंस का चैप्टर वाइज PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप कम समय में उसको बार बार रिवीजन करके वहाँ पे अच्छा मार्क्स अपना ला सकते थे। पासिंग होने के लिए तो मेरे को पूरा श्योर है कि आप पास हो जाइएगा, उसमें कोई उसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें और मैं आप यहाँ पे दूंगा आपको कि BPSC का जो ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे भी सवाल देखने को मिले थे TRE 1-2 में, तो उसको भी मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दे दूंगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर से बहुत सारा सवाल आते हैं तो मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड कर देगा, ठीक है। तो ये कम समय के लिए समझिए ना एक तरह से आपका रामबाण है, इसमें से ही सवाल आपको बहुत सारा देखने को मिलेंगे। तो आप जिनको भी चाहिए होगा ये दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर आप रिफ्लेक्ट हो रहा होगा 9176800345 हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मात्र अगर कभी लीजिएगा तो 299 में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आपका तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर होगा। चलिए अपने कॉन्टेस्ट पे चलते हैं। जैसे ही अगला पॉइंट आइएगा तो सबसे प्रसिद्ध जो यूनानी शासक था वो मिनांडेर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता था। तब याद रखिएगा जो यूनानी शासक थे वो बौद्धिस्ट थे, और बौद्ध साहित्य में उनको मिलिंद के नाम से जाना जाता था। एक है बौद्ध ग्रंथ जो है मिलिंदपन, एक बौद्ध ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ में क्या है कि मिनांडर का बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद है, यानी कि जो मिनांडर है और नागसेन है ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, कुछ उसी के बारे में वहाँ पे जिक्र मिलता है। मिलिंदपन में आपसे पूछा जाएगा कि मिलिंदपन क्या है, तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है, आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है जो इसकी राजधानी थी, किसकी है, यूनानियों का। यहाँ पे उनका राजधानी था यहाँ पे शाकल में, सियाकोट में, ठीक है, जो कि शिक्षा का ही प्रमुख केंद्र था, वहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे शक। हिंद यूनानी के बाद जो ये इनका जिनको
यवन शासक भी बोलते हैं। इनके पतन के बाद थीसियन आते हैं, थीसियन को ही शक बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ये जो थीसियन या शक होते थे अपने आप को ये क्षत्रप बुलाते थे कि हम क्षत्रप हैं। और जो रुद्रदमन शकों का प्रसिद्ध राजा था, आप लोग याद रखिएगा, रुद्रदमन के बारे में हमेशा सवाल पूछा जाता है, ये किस वंश से संबंधित है, तो शक वंश से ये संबंधित है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख से सातवाहन एवं कुषाणों के साथ संघर्ष की जानकारी मिलती है। ये भी आई है, आपसे बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं कुषाण। कुषाण जो थे यूची कबीले का एक शाखा था, एक यूची कबीला था, उसी का एक यहाँ पे शाखा निकला हुआ था, उसका शाखा का नाम था यहाँ पे कुषाण, यानी कुषाण थे, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला आता है कि भारत में इस वंश का जो प्रथम शासक था कुडुल कजफिसस था। कुजुल कडफिसस ही कुषाण वंश का आपका संस्थापक भी था, तो आप लोग ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। इससे काबुल एवं कश्मीर से सत्ता स्थापित किया, यानी काबुल से लेकर यहाँ पे कश्मीर तक में इसका फैला हुआ था अपना साम्राज्य। अगला आता है यहाँ पे इस वंश का जो महान शासक था वो कनिष्क था, ठीक है। रेशम मार्ग पर कुषाण वंश का नियंत्रण था, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। और कनिष्क के दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, वसुमित्र, यहाँ पे 2 बार लिख दिया गया है, नागार्जुन आदि विद्वान रहते थे। तो ये जो भी विद्वान के नाम मैंने बताया, ये विद्वान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल पूछा जाता है कि वसुमित्र या अश्वघोष, नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे, तो आप लोगों को याद होना चाहिए यह कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। अब अगला आता है यहाँ पे बौद्ध धर्म के विस्तार के बारे में कुछ आपका पॉइंट दिया गया है किताबें में, लेकिन यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुष्यमित्र जो शुंग था, शुंग वंश का था, ये ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया था, न कि बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, याद रखिएगा। और जो हिंद यूनानी थे, जिन्हों को यवन शासक बोला जाता था, ये सिक्के जो चलाते थे उस पर बौद्ध धर्म का यहाँ पे चिन्ह अंकित था, यानी कि बौद्ध गौतम बुद्ध का यहाँ पे चिन्ह अंकित था, याद रखिएगा ये चीज़। जैसे ही यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद उनको बौद्ध धर्म 2 शाखाएं विभाजित हो जाता है। एक शाखा हीनयान कहलाता है और दूसरी शाखा यहाँ पे महायान कहलाता है। जो बौद्ध के शिक्षाओं पर विश्वास करते थे, यानी कि बौद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने जो बात बोल दिया उस पर हम विश्वास करना, उस पर हम बिलीव करना, वो हीनयान हो गया आपका, ठीक है। और अगला जो आता है महायान, बोधिस्त्व पर विश्वास, अर्थात बुद्ध को भगवान के रूप में देखना। ये महायान के जो इसका शाखा था, दूसरा शाखा यानी महायान से बिलीव करते थे इन लोग। ये लोग बुद्ध की मूर्ति पूजने लगे। अभी भी देखिए बौद्ध के सबसे जो ज्ञान था, जो वो बिलीव करते थे, वो मूर्ति पूजा के विरोध में थे। लेकिन उनके मृत्यु के बाद वहाँ पे उनके ही धर्म के लोग 2 भागों में बढ़ जाते हैं। पहला जो हीनयान होते हैं और दूसरा जो महायान होते हैं। हीनयान तो जो होते हैं कि जो वो जब जीवित थे जो बात वो बोले वहाँ पे उस पर को फॉलो करना, यहाँ पे हीनयान जो भी शाखा के लोग हैं वो करते हैं। और जो महायान शाखा थे उन्होंने क्या किया, उनको भगवान का रूप दे दिया और उनको ही पूजने लगे लोग। तो आप लोग ये दोनों में आप लोग फर्क आशा करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक है। भरहुत और सांची का जो स्तूप है वो शुंग कला का उदाहरण है, तो याद रखिएगा भरहुत का स्तूप और सांची का स्तूप यहाँ पे शुंग कला का ये उदाहरण है। अगले के बारे में पढ़ते हैं हम लोग गंधार शैली के बारे में, ठीक है। गंधार शैली की मूर्तियाँ जो हैं बुद्ध के जीवन की यात्रा से संबंधित, तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाता है आपसे कि बुद्ध की जीवन की यात्रा से संबंधित कौन सी कला है, तो गंधार शैली यहाँ पे आप लोगों को मारना होगा। अगला आता है आपका गंधार शैली के अनेक मूर्तियाँ लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालय में सुरक्षित किए गए हैं। इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, किसको, गंधार शैली को, ठीक है। और आप लोग का एक होमवर्क है यहाँ पे कि जो मधुबनी शैली है, मधुबनी शैली बिहार के किस राज्य से संबंधित है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताइएगा, हो सकता है सवाल पूछ दे आपका। अगला आता है यहाँ पे इस शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावा हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया जाता था। किसमें, मथुरा शैली में। अब यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं मथुरा शैली के बारे में। इसमें क्या होता था कि स्टार्टिंग में तो मथुरा शैली में केवल बुद्ध की मूर्तियाँ बनते थे, लेकिन उसके बाद से हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियाँ भी वहाँ पर बनने लगा था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इस शैली में जो प्रयोग किया जाता था ये सब मूर्तियों को बनाने में, वो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो कि VVI है, ये चीज़ आपको जानना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट में जैसे ही आइएगा, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया आपका म्यांमार। म्यांमार जो कि बर्मा का ही नाम है, उसका जो प्रीवियस पुराना नाम था बर्मा था, अभी म्यांमार हो गया है। में बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ था। कौन सा युग, थेरवाद। थेरवाद आपका किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, खास करके कहाँ पे, म्यांमार में। ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की सबसे विशाल मूर्ति जो था अफगानिस्तान के बामियान में पहाड़ को काटकर बनाया गया था, जिसको वर्तमान में इसको गिरा दिया गया है, ठीक है। आप लोग को
पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका चैप्टर जो 11 था, चैप्टर 11 समाप्त होता है और इसके बाद जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है आप आइएगा तो आपका चैप्टर के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज दिए गए थे, तो इसको देख लीजिए। प्रसिद्ध जो यूनानी शासक था वो कौन था, जैसे कि ऊपर मैंने बताया वो था मिनांडर, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कनिष्क की राजधानी कहाँ पे थी, तो कनिष्क की राजधानी यहाँ पे पेशावर था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो शुंग वंश का आपका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था यहाँ पे, ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर कि आपने इस सीरीज को एक बार पूरा कर लिया तो आप एग्ज़ाम में जब बैठिएगा ना तो उसके बाद ही मतलब याद कीजिएगा कि ये चैनल से आपने क्या कुछ यहाँ पे सीख कर गया था, ठीक है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगे हैं। आप मैंने खुद वो जो भी आपका बुक्स जो है आपके स्कूल में पढ़ाई होते हैं क्लास 6 का जो चल रहा है, मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से यहाँ पे स्टडी किया है, पढ़ा है, उसके बाद इस मटेरियल को मैंने रेडी किया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अब अगला आता है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का उसका नाम है नए साम्राज्य एवं राज्य। देख लेते हैं इसमें क्या कुछ आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। मौर्य के बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ा साम्राज्य था, जैसे मौर्य के बाद तो मैंने बताया शुंग भी आए, शक भी आए, लेकिन वो छोटे मोटे साम्राज्य थे, कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। तो जो इसके बाद में सबसे बड़ा साम्राज्य आया वो था यहाँ पे गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त शासक यहाँ पे है, गुप्त वंश है, जिसका संस्थापक था चंद्रगुप्त। अब याद रखिएगा यहाँ पे कि जो गुप्त वंश का वास्तविक मतलब संस्थापक था, माने स्टार्टिंग का संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, लेकिन जो चंद्रगुप्त प्रथम था यहाँ पे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक मतलब क्या कि इसके दौर में जो गुप्त वंश था बहुत ही अपना वर्चस्व स्थापित किया होगा, अपने परम पे होगा, तो इसीलिए उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा ये चीज़। तो गुप्त वंश का ये सवाल देखिए स्पष्ट रूप से पूछता है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जब वास्तविक संस्थापक आएगा तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम होगा, और जब गुप्त वंश का संस्थापक आएगा तो आपका यहाँ पे श्रीगुप्त होगा। ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद आता है इसके जो भी गुप्त वंश के शासक थे, समुद्रगुप्त के राजकवि जो थे हरिसेन थे। याद रखिएगा ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि हरिसेन किसके दरबार में रहते थे, तो वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, कौन सा प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता था, इसको याद रखिएगा। अगला आता है आपका समुद्रगुप्त के बारे में एरण अभिलेख में जानकारी मिलते हैं। किस अभिलेख में, तो एरण अभिलेख में। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए चंद्रगुप्त सेकेंड को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला जाता है, आप लोग याद रखिएगा ये चीज़। चंद्रगुप्त द्वितीय शकों के गुप्त वंश से बचाया था, शकों को, ठीक है। इसी के मतलब कार्यकाल में यहाँ पे जो शक थे गुप्त वंश पे आक्रमण किया था। इसके उपलक्ष्य में ही जब मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों से बचाया अपने साम्राज्य को, तो यहाँ पे इसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की स्थापना किया था। कब, 58 ईसा पूर्व में। जो भी आई है आपसे सवाल पूछा जाता है तो याद रखिएगा। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का जो निर्माण कराया था चंद्रगुप्त यहाँ पे द्वितीय ने कराया था। और आप लोग को यहाँ पे कल का क्लास में मैंने बताया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। जल्दी से आप लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, किसने कराया था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बिना बताए इसको आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, सवाल भी पूछा जा सकता है इसके बारे में। अगला आता है यहाँ पे कि जो फाहियान था, चीनी जो यात्री फाहियान था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ पे समय में भारत में आया था। साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था वो गुप्त शासक के राजा कुमार गुप्त ने किया था यहाँ पे, ठीक है। अगला आता है कि समुद्रगुप्त ने भारत पर हूणों के आक्रमण को निष्क्रिय किया था। मैंने ऊपर में बताया जो शकों से यहाँ पे गुप्त वंश को बचाया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बचाया था, और जो गुप्त वंश को हूणों से बचाया था वो बचाया था आपका समुद्रगुप्त ने बचाया था। तो ये दोनों भी है, याद रखिएगा। जो हूण थे, हूणों का जो साम्राज्य था वो पर्सिया से लेकर खेतान तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी जो था वो अफगानिस्तान के वामयान में था, और अफगानिस्तान के वामयान में ही बौद्ध गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा पहाड़ को काटकर मूर्ति बनाया गया था, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया। प्रथम हूण शासक जो था जिसने भारत पर आक्रमण किया वह था तोरमार, ये आप लोग याद रखिएगा। और गुप्त काल में जो यहाँ पे टैक्स जो लगते थे, यानी कि उपज का भू राजस्व टैक्स जो था 1/3 था आपका उपज का। जितना भी उपज होता था 1 हिस्सा राजा को जाता, 2 हिस्सा आपके पास रहता। कर देने वाले जो शासक थे उसको बोलते शासक एवं भूमवाही सामंत कहलाते थे, ठीक है। यहाँ पे जो टैक्स देता था उसको, और जिसके पास जमीन था उसको सामंत बोला जाता था, याद रखिएगा।
अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि साम्राज्य के सबसे बड़ी इकाई को देश तथा दूसरी प्रादेशिक इकाई को यहाँ पे मुक्ति कहा जाता था, और मुक्ति के पदाधिकारी को उपरी कहा जाता था। किसमें? ये सब बातें जो हो रहा है आपका गुप्त काल में हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक है। इसका जो संस्थापक था पुष्यभूति था, इनकी राजधानी जो था थानेश्वर में था, और जो हर्षवर्धन था वो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे, और इनका जो राज्यारोहण यानी राज्याभिषेक हुआ था 606 ईस्वी में हुआ था। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, तथा हर्ष के सबसे भी आई है, अगर के पुष्यभूति वंश से सवाल बनता है तो यहीं से बनता है कि हर्ष के दरबार में कौन कौन से कवि रहते थे। तो याद रखिएगा जो बाणभट्ट था यहाँ पे वो हर्ष की राज कवि था, ठीक है। जो बाणभट्ट ने यहाँ पे रचना किया था वो हर्षचरित, मधुवन, वांसखेड़ा और संजान इसका रचना था। ये चीज़ याद रखिएगा, भी आई है ये चीज़, ठीक है। अगला पॉइंट में जैसे ही बढ़िएगा, अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि ह्वेन-सांग के यात्रा वृत्तांत में भी हर्ष की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से देखिए, जो मैं ये क्लास बनाता हूँ ज़्यादा लंबा क्लास नहीं बनाता हूँ, बस 25 से 30 मिनट में ये आपको क्लास डेली ले लेता हूँ कि इतना ही में ये सफिशियंट है, इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है। इसीलिए पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक माना जाता है, ये भी है, ये याद रखिएगा। द्रविड़ शैली का संस्थापक किससे माना जाता है? पल्लवों के। अब आप लोग के लिए भी एक मैं होमवर्क देता हूँ यहाँ पे, जल्दी से या तो सर्च करके या कैसे भी करके इसका जवाब दीजिएगा। अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वह कौन सी शैली से बनाया गया है आपका? तो वहाँ पर आपका याद रखिएगा, ये बताइएगा जरूर से ज़रूर कि जो अयोध्या का राम मंदिर का यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है वो किस शैली में वो मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट जैसे ही आइएगा यहाँ पे, ह्वेन-सांग के शिक्षा के समय नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जो थे वो आचार्य शिलभद्र थे, यहाँ पे उसके आचार्य थे, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे, जैसे ही अब यहाँ पे अगला नहीं, यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब इस चैप्टर में आइएगा तो लास्ट में कुछ आपका MCQs दिया गया है। MCQs देख लेते हैं एक एक करके कि बुक्स में क्या दिया गया है। चंद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो वो हरिसेन ने लिखी थी, जैसे मैंने बताया प्रयाग प्रशस्ति इसका पूरा नाम था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे यहाँ पे। अगला पॉइंट आता है कि हर्षवर्धन किस वंश का था? तो वो पुष्यभूति वंश का था। और महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त यहाँ पे द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया था। ये होल अभिलेख जो था वो किससे संबंधित था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का जो नाम है संस्कृति और विज्ञान आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या कुछ आपका दिया गया है। कुमार संभवन में शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन मिलता है। कुमार संभवम किसका रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। इसमें शिव पार्वती के बीच में प्रेम के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ ही साथ अगर कालिदास की रचनाएं देखिएगा तो ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब के सब यहाँ पे कालिदास की रचना है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही VVI है। कालिदास की रचना आपके सवाल में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला आता है मल विकामित्र नाटक जो था शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। ये पढ़ लीजिएगा एक बार, ये अच्छा सा थोड़ा सा तमिल में लिखा गया है इसीलिए। अगला आता है बुक्स का नाम जो है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम की जो रचना किया था वो शूद्रक ने किया था, तथा मुद्रा राक्षक एवं देवी चंद्रगुप्तकम की रचना विशाख दत्त ने किया था। मैंने ऊपर में जितने भी यहाँ पे बुक्स के नाम बताए हैं ये सब बुक्स VVI है। आप लोग याद रखिएगा, सवाल में या कोई भी परीक्षा हो भारत में ये सवाल पूछा जाता ही जाता है कि ये सब जो भी मैंने बताएं, कभी आपसे मुद्रा राक्षस पूछ ले, कभी रघुवंशम पूछ ले, तो कभी आपसे मृच्छकटिकम पूछ ले, पूछा ही जाता है। तो हो सकता है आपको इसमें से देखने को मिल जाए वहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे नागानंद रत्नावली प्रिय दर्शिका की रचना किसने किया था? तो इसने जो किया था हर्षवर्धन ने किया था। यहाँ पे ये जो रत्नावली है सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछता जाता है कि अगर के हर्षवर्धन के बारे में कोई बुक्स का पूछे तो वो पूछेगा रत्नावली के बारे में ही। तो और कुछ याद रखिए चाहे नहीं, रत्नावली के बारे में याद रखिएगा। अभी जो फिलहाल में रेलवे स्टेशन मास्टर का एग्जाम जो हुआ था उसमें ये सवाल पूछा जा चुका है, मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको। अगला पॉइंट आपका आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, ठीक है। और नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। और एक सवाल मैं और पूछता हूँ यहाँ पे कि कौन सा वो मुगल शासक था जिसके दरबार में नवरत्न रहते थे? तो आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यहाँ पे,
ठीक है। अगला आता है कामसूत्र। कामसूत्र एक बुक्स है, उसकी रचना वात्स्यायन ने किया था। और शिल्प की दिकारम यहाँ पे भी एक बुक्स है, उसका झलंगों ने यहाँ पे उसकी रचना किया था। ठीक है। विष्णु के मंदिर जो होते थे प्रसिद्ध दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, आप लोगों को भी आया है। और हो सकता है आपको पता नहीं हो तो दशावतार का जो ये मंदिर होते हैं वो विष्णु जी को समर्पित होते हैं। ठीक है। अगला आता है यहाँ पे मैं आर्यभट्ट के बारे में कुछ मिलता है आपके बुक्स में। आर्यभट्ट जो थे वो शून्य का आविष्कार किए थे और सबसे पहली बार इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर नाचती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा। एक यहाँ पर भी दिया गया कि भागलपुर जो कि बिहार का जिला है, सुल्तानगंज में, वहाँ पे बुद्ध की 7.5 फीट में यहाँ पे प्रतिमा है एक। ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है जिसकी रचना यहाँ पे कालिदास ने किया था, तो वो है एक नाटक। ठीक है। और मंदिर के महत्वपूर्ण भाग जहाँ देवताओं की प्रतिमा रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे गर्भगृह कहा जाता है। ये सब तो अभी वर्तमान में इतना चर्चित है, इतना चर्चित है कि बच्चा बच्चा जानता होगा। आपको पता होगा अभी जो अयोध्या मंदिर का यहाँ पे अनावरण हुआ वहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कोई अगर के चीज़ होगा ना जिसमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, वो गर्भगृह ही था। तो आशा करता हूँ सब लोग सुने होंगे, जानते होंगे इस बारे में। अगला आता है यहाँ पे दशावतार मंदिर किन देवताओं को समर्पित है, तो वो यहाँ पे विष्णु भगवान को है। ठीक है। और इनमें से कौन सा तमिल साहित्य है, तो शिल्प का दिकारम। इसकी रचना किसने किया था, तो झलंगों ने किया था, मैंने जैसे कि ऊपर में बताया। इनमें से सबसे पहले रचना किस पुस्तक की हुई, तो 4 आपके बुक्स में यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें से जो सबसे पहले रचना हुआ था वो आपका हुआ था ऋग्वेद में। ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 14 में से हमारे इतिहासकार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ऐसा ही कुछ है। तो आपका यहाँ पे क्लास 6 का जो भी हिस्ट्री था मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी था मैंने सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बता दिया। ठीक है। तो कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर लिखा कीजिए ताकि मेरे को भी पता चल सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आपका स्टार्ट होगा क्लास 7 का, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। क्लास 7 से लेकर क्लास 7, 8, 9, 10 और रह जाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय बाय।